Hi friends, and welcome you all in the Patil's Path. Today we will discuss how to prepare polity for UPSC prelims 2026. ऐसा कहा जाता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स यूपीएससी जर्नी का सबसे अनसर्टेन पार्ट है, पर इस अनसर्टेन जर्नी में भी अगर कुछ सर्टेन है तो वो है पॉलिटी. नाउ यू विल आस्क हाउ. तो हर साल लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट्स में से आते हैं, और इन 15 से 20 क्वेश्चन में से भी एस्पायरेंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस रॉन्ग कर देते हैं. ये इसलिए नहीं है कि पॉलिटी सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, बल्कि एस्पायरेंट्स को राइट वे या फिर राइट अप्रोच नहीं पता होता है हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस सब्जेक्ट्स. सो इन दिस लेक्चर वी विल लर्न दैट ओनली. सो हमारा प्रोसेस क्या होगा, हम पहले लेंगे हाउ टू स्टडी पॉलिटी. दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट. देन वी विल also डिस्कस बुक्स, विच बुक्स टू रीड. देन रिविजन प्लान, हाउ टू एंड हाउ मेनी टाइम टू रिवाइज. उसके बाद हम देखेंगे PYQs. This is the most important part of any exam preparation. So we will learn the right way of preparing polity PYQs. So friends, please watch this lecture till the end so that you came to know the right manner to prepare for this subject. Next important is why polity is important. Because polity एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको लो इनपुट में हाई रिटर्न दे सकता है. With low input it gives you high return. अगर आपका पॉलिटी में कमांड है, पॉलिटी सब्जेक्ट स्ट्रांग है और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो आपका ऑटोमेटिकली प्रीलिम्स में स्कोर बढ़ जाएगा. सेकंड इंपॉर्टेंस, ये सब्जेक्ट मोस्टली स्टैटिक और प्रेडिक्टेबल है. अगर आप पॉलिटी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर इन्वायरमेंट से कंपेयर करें तो आपका पता चलेगा कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है वो मोस्टली करंट अफेयर से आते हैं, और इसका भी कोई सर्टेन सोर्स नहीं है कि इसी सोर्स से आएंगे. पर पॉलिटी का सोर्स गिवन है और इसकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टैटिक में से आएगी, ये भी फिक्स है. सो दिस इज द सेकंड एडवांटेज ऑफ द पॉलिटी. देन यूजफुल फॉर ऑल 3 स्टेजेस. आप पॉलिटी प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, बट इट डज नॉट मीन कि पॉलिटी का इंपॉर्टेंस प्रीलिम्स तक ही लिमिटेड है. आपको पॉलिटी का इंपॉर्टेंस मेंस में, जीएस पेपर सेकंड में, GS2 में भी पता चलेगा. GS2 में हर साल 20 क्वेश्चन में से आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस कम फ्रॉम पॉलिटी. So it will help you there too. The next importance of polity with respect to mains is your essay paper. In essay 2, essay में भी आप polity के जो constitutions के जो articles है वो include कर सकते हैं ताकि आप अपने essay की quality को enrich करें. Next importance of polity comes for GS4, that is ethics. Ethics में आप fundamental rights, directive principle और उसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज के आर्टिकल्स को कोट कर सकते हैं टू मेक योर आंसर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. द फोर्थ इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिक्स फॉर सीसैट. अब आप बोलेंगे भाई सीसैट के लिए कैसे पॉलिटी इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपने सीसैट की PYQ देखे होंगे तो मोस्ट ऑफ द पैसेजेस जो है कंप्रेंशन, उसमें आपको पॉलिटी से रिलेटेड पैसेजेस मिलेंगे. अगर आपका पॉलिटी अच्छा पढ़ा हुआ है तो वहाँ पे आपको कंप्रेंशन में सहायता मिल जाती है. सो इट इज important for CSAT as well. The next, the most obvious till the most confusing part is sources. What are the best sources? Obvious क्यों है? क्योंकि सबको known जो पार्ट है वो है कि एम लक्ष्मीकांत, सबको पता है कि this is the book to be read for the polity. पर फिर भी confusing पार्ट है, हम देखेंगे कैसे confusing है. एम लक्ष्मीकांत के बाद जो most important source है वो है PYQs. PYQs लगभग 2013 से 2025 तक की PYQ आप कीजिए, दैट विल बी सफिशिएंट. ये कोर सोर्सेस. और इसके बाद अगर आपको कहीं पे जाना है या फिर आपके पास टाइम बचता है तो ये अदर 2 सोर्सेस आप रेफर कर सकते हैं, वो है बेयरएक्स. दिस इज द इमेज ऑफ द बेयरएक्स. सो बेयरएक्स को कैसे पढ़ना है, इसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये हम इसी लेक्चर में आगे देखेंगे. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स पर्टिकुलरली फॉर द बिगिनर्स और द फ्रेशर्स इज NCERT, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. दिस इज द इमेज ऑफ दैट बुक. अगर आप नए से स्टार्ट करें तो आप इस बुक से स्टार्ट करें ताकि आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉशियस थिंग इज नो अदर सोर्सेस. इसके अलावा कोई भी सोर्स नहीं पढ़ना है. अब जैसे ही प्रीलिम नज़दीक आएगी, बहुत सारी कोचिंग क्लासेस कुछ बुकलेट्स निकालेगी. कोई लक्ष्मीकांत की समरी देगा, कोई NCERT की समरी देगा, कोई बेयरएक्स को कोई मतलब बेयरएक्स की समरी देगा. तो ये सब जो बुकलेट्स, अगर आपने ये सब पढ़ लिया तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है. एक्चुअली वो बुकलेट्स आपके प्रिपरेशन को इजी करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कोचिंग क्लासेस की मार्केटिंग के लिए पब्लिश किए जाते हैं. और अगर आप उस ट्रैप में पढ़ रहे हैं तो यू आर स्कैपगॉट.
आपको अपने सोर्सेस को लिमिट करना है और उसी सोर्सेस को मैक्सिमम टाइम रिवीजन देनी है, सो दैट विल बी सफिशिएंट। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें पता तो चल गया कि भाई लक्ष्मीकांत पढ़ना है, पर उसको पढ़ना कैसे, हाउ टू रीड द लक्ष्मीकांत। द राइट वे इज हियर। मैंने देखा है बहुत सारे एस्पिरेंट्स लक्ष्मीकांत को कहीं नोवेल की तरह पढ़ते हैं। वो जैसे हम पढ़ते ना, रैंडमली पढ़ते लगेगी और हर एक पार्ट को अंडरलाइन करने लगेगी, बट दिस इज नॉट द राइट वे। आपको लक्ष्मीकांत को 3 फेजेज में पढ़ना है। जो फर्स्ट रीडिंग होगी उसमें आपको कंसेप्चुअल रीडिंग होनी चाहिए, उसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ और व्हाट इट मीन्स टू बी कंसेप्चुअल रीडिंग। तो जब आप रीड करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजन है, पॉलिटिकल सिस्टम में जो इंस्टीट्यूशंस है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलोसॉफी है, इसके कोर को समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट रीडिंग में किसी भी चीज को मेमोराइजेशन नहीं करना है, नो मेमोराइजेशन। ये बस आपको एक कंसेप्चुअल बेस बनाने की रीडिंग होगी। इसमें किसी भी आर्टिकल को, किसी भी फैक्ट्स को रटने की कोशिश ना कीजिए। बट जब आप सेकंड रीडिंग में आएंगे, ये एनालिटिकल रीडिंग होनी चाहिए। व्हाट इट मीन्स बाय एनालिटिकल रीडिंग, पॉलिटी में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, जैसे पीएम, सीएम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, ये सब जो इंस्टीट्यूशन है, इनके आप पावर्स पर फोकस कीजिए, इनके फंक्शंस क्या है ये जानिए, इनके पावर्स और फंक्शंस पे कुछ लिमिटेशंस होगी, उस लिमिटेशंस को अंडरस्टैंड कीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंपैरिजन करके पढ़े, रैंडमली ना पढ़े। जैसे सीएम का कंपैरिजन पीएम से, सीएम की क्या पावर है, पीएम की क्या पावर है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कंपैरिजन। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है, पर ओनली फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। ऑन द अदर हैंड आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट नॉट ओनली फंडामेंटल राइट्स बट अदर राइट्स को भी इन्फोर्स करने के लिए रिट्स इशू कर सकता है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का क्या पावर है, इसको समझिए, इसमें कंपैरिजन कीजिए। लोकसभा वर्सेस राज्यसभा, इनके पावर और फंक्शंस को अंडरस्टैंड करिए और कंपैरेटिव स्टडी करिए। जब भी आप पढ़ेंगे ना, तो एक दूसरे चैप्टर से रिलेटेड करके पढ़ें। थर्ड रीडिंग शुड बी एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स ओरिएंटेड रीडिंग। व्हाट इट मीन्स बाय प्रीलिम्स ओरिएंटेड रीडिंग, इसमें आपको कुछ एक्सेप्शंस पे, कीवर्ड्स पे, फुटनोट्स पे या ट्रिकी लाइंस पे फोकस करना है। अब आप बोलेंगे एक्सेप्शंस कैसे, जैसे आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट नॉन डिस्क्रिमिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, फिर भी स्टेट कैन डिस्क्रिमिनेट इन फेवर ऑफ चिल्ड्रेन एंड वीमेन, सो दिस इज एन एक्सेप्शन। सेकंड, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 talks about freedom of speech and expression, but still there are limitations on freedom of speech and expression। तो किस freedom of speech and expression में कौन सा लिमिटेशन है, इसमें जो भी 6 फ्रीडम्स दिए हुए हैं, उन 6 फ्रीडम में कौन कौन से फ्रीडम पे कौन कौन से लिमिटेशन है, कौन कौन से एक्सेप्शंस है, उसको अंडरस्टैंड कीजिए। दिस इज द वे टू रीड द पॉलिटी, बिकॉज यूपीएससी ऐसे एक्सेप्शंस पे जानबूझ के क्वेश्चन पूछता है। सो एटलीस्ट 3 to 4 readings will be sufficient, I will say. Then the high priority topics, please note it down। आपको पॉलिटी का बुक पढ़ना है, पर उसमें से सभी टॉपिक्स नहीं पढ़ने, और जो भी टॉपिक्स पढ़ने हैं उसमें से सभी टॉपिक्स को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देना है। नो इक्वल इंपॉर्टेंस, नॉट एट ऑल। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज जैसे कि यूपीसी है, इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, स्टैट्यूटरी बॉडीज में सीबीआई है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इस टाइप की बॉडीज इसमें अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। देन इमरजेंसी प्रोविजंस जैसे आर्टिकल 352, 356, 360, इस टाइप के इमरजेंसी प्रोविजंस इनमें, और 365, ये जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, दिस आर इंपॉर्टेंट टू बी लर्न। फिर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पर्टिकुलरली 42nd एंड 44th अमेंडमेंट, और अभी लेटेस्ट में अगर कुछ अमेंडमेंट हो रही है, जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया है अभी, इस टाइप के अमेंडमेंट्स को आपको थरोली करना है। उसके बाद फेडरलिज्म एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस वाला टॉपिक, दिस इज आल्सो मोस्ट क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड frequently questions are asked from this topic as well। नेक्स्ट इन इंपॉर्टेंस टाइप ऑफ क्वेश्चन, हमने ये तो देखा कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
फर्स्ट इज आर्टिकल बेस। यूपीएससी कई बार डायरेक्ट आर्टिकल पे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि यहाँ पे ये पूछा गया है आर्टिकल 21 पे 2024 में। एक क्वेश्चन आर्टिकल 142 पे पूछा गया है, सॉरी 142 पे पूछा गया है, 32 पे पूछा गया है। पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे कि जो डायरेक्टली आर्टिकल को मेंशन नहीं करेगी, पर भी उनका कोर हमें उस आर्टिकल से ही समझेगा। सो आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हमें पढ़ने ही चाहिए। सेकंड, कंपैरिजन बेस। जैसे अभी मैंने आपको पढ़ा कि स्टडी करते वक्त योर अप्रोच शुड बी अ कंपैरेटिव अप्रोच। यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर्स पूछा है गवर्नर का, यहाँ पे कोई एक्सप्लिसिट कंपैरिजन नहीं पूछा है, पर इसका क्रक्स अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन को आप सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशनरी पावर्स और गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर को कंपेयर किया है। तो जैसे गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनल प्लस सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर है, पर ऑन द अदर हैंड प्रेसिडेंट को ओनली एंड ओनली सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर है। तो इस टाइप के प्रेसिडेंट के सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर कौन कौन से हैं, गवर्नर के सिचुएशनल प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर कौन कौन से हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। अगर इस तरह की स्टडी अप्रोच रखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होंगे। देन दिस इज द इनअप्रोप्रिएट हेडिंग, स्टेटमेंट बेस्ड ट्रैप्स। यूपीएससी बहुत बार कुछ स्टेटमेंट बेस्ड ट्रैप्स सेट करता है। जैसे बहुत सारे प्रैक्टिसेस इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में बाय कन्वेंशंस डेवलप हो चुकी है, तो यूपीएससी क्या कहेगा कि उस प्रैक्टिसेस पे क्वेश्चन पूछेगा और बोलेगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दिस हैपेंस। या फिर 2018 में या 19 में क्वेश्चन आया था कि एनी पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन आल्सो कंटेस्ट द इलेक्शन। अगर वोटिंग का एलिजिबिलिटी एज हम देखें तो 18 ईयर्स है, पर आपको अगर इलेक्शन कंटेस्ट करना है तो वो 21 ईयर्स है। तो यहाँ पे हम इस चीज को भूल जाते हैं और हमें लगता है कि अगर कोई वोट ही कर सकता है तो हर एक वोट करने वाले बंदे को हम इलेक्शन भी लड़वा सकते हैं, बट दैट इज नॉट द केस। आपको इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए एटलीस्ट 21 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, पर वोटिंग आपका 18 ईयर्स ऑफ एज से स्टार्ट होता है। तो इस टाइप की जो स्टेटमेंट बेस्ड स्टेप्स है इसको आपको सही तरह से अंडरस्टैंड करना है और पढ़ते समय ही उसको उस तरह से पढ़ना है। देन करंट अफेयर प्लस पॉलिटी। अगर करंट अफेयर में कोई एक्ट्स है, अमेंडमेंट्स है या फिर जजमेंट्स है तो उसमें यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। आई थिंक 2024 में ही क्वेश्चन आया था अमेंडमेंट नारी शक्ति वंदन अधिनियम में, तो उस टाइम वो अमेंडमेंट हुई थी इसलिए उस पर क्वेश्चन पूछ लिया। उसी तरह से 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टा स्वामी जजमेंट दिया था। पुट्टा स्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी पे जजमेंट दिया था, तो यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछा था आर्टिकल 21 पे कि राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट इज आर्टिकल 21। तो इस तरह से करंट अफेयर को लिंकेज करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको करंट अफेयर से थरो लेना है। यूज ऑफ बेयर एक्स, मैंने अभी आपको बताया कि बेयर एक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बेयर एक्स को इग्नोर करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत बल्कि है और इस सब बुक पढ़ इतना सारा बुक पढ़ने में तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा। सो दे आर राइट बिकॉज देर इज लिमिटेड टाइम इन द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी, पर स्टिल आपको बेयर एक्स में सभी आर्टिकल्स को नहीं पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज में ही फोकस करना है। जैसे आर्टिकल्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड इमरजेंसी। बेयर एक्ट पढ़ने का इंपॉर्टेंस ये है कि आपको एग्जैक्ट यूपीएससी लैंग्वेज पता चलेगी या फिर एग्जैक्ट यूपीएससी की लैंग्वेज आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि यूपीएससी कभी लक्ष्मीकांत से तो क्वेश्चन नहीं फ्रेम करता है। यूपीएससी कहाँ से फ्रेम करेगा, बेयर एक्ट से क्वेश्चन फ्रेम करेगा। तो अगर डेली आप 20 मिनट भी देंगे ना तो दैट विल सफिस, जस्ट फॉर 20 मिनट्स रीड बेयर एक्ट। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पीवाईक्यूज, रोल ऑफ पीवाईक्यूज। अगर आप पीवाईक्यू नहीं पढ़ रहे तो यू आर नॉट प्रिपरिंग फॉर दिस एग्जाम। तो पीवाईक्यू को पढ़ने का सही तरीका क्या है, आई वुड सजेस्ट सैंडविच अप्रोच। सो व्हाट इट मीन बाय सैंडविच अप्रोच, सी आपको कभी भी कोई भी चैप्टर जब आप स्टार्ट करें ना तो आपको उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ना है और उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करना है। जब आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको जिस एरिया पे क्वेश्चन पूछा है उस एरियाज आपको बुक में दिखेंगे, उस चैप्टर में दिखे, तो आस्क योरसेल्फ व्हाई दिस क्वेश्चन, इस एरियाज में से ये क्वेश्चन क्यों आया, उस पर एनालिसिस करो, इस पे दिमाग लगाओ। दूसरा, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द बुक दैट क्वेश्चन हैज कम। इससे क्या पता चलेगा कि बुक में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, विल कम टू नो दिस। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क योरसेल्फ इज हाउ द रॉन्ग ऑप्शंस आर फ्रेम।
रॉन्ग ऑप्शंस या फिर जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो किस तरह के फ्रेम किए गए हैं, उससे आपको पता चलेगा यूपीएससी की लैंग्वेज। एंड दैट सेम गोज विद राइट क्वेश्चंस और राइट स्टेटमेंट। ये राइट स्टेटमेंट्स फ्रेम किए गए होते हैं, उनकी जनरलिस्टिक लैंग्वेज होती है, जनरल तरह के फ्रेम किए गए होते हैं। उनको पढ़ के ही आपको पता चलेगा कि दिस इज नॉट और दिस कैन नॉट बी अ करेक्ट, सॉरी दिस कैन नॉट बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो अगर आप इस तरह से एनालाइज करेंगे और उसके बाद अगर आप बुक पढ़ेंगे, सो दैट विल बी अ वेरी प्रोडक्टिव रीडिंग। अब एक बार आपने पीवाईक्यू पढ़ लिया, फिर आपने चैप्टर को रीड कर लिया, इसके बाद आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। सो दिस इज कॉल्ड सैंडविच अप्रोच। फर्स्ट रीडिंग पीवाईक्यू, देन चैप्टर एंड देन एमसीक्यूज। इससे आपको पता चलेगा कि आपका रिटेंशन कितना है, आपने जो पढ़ा है वो दिमाग में जा भी रहा है या फिर ऊपर से चला जा रहा है। सो टू नो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कॉमन मिस्टेक्स, इफ यू अवॉइड दिस कॉमन मिस्टेक्स यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ द मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स। क्या होती है कॉमन मिस्टेक्स? फर्स्ट, मेमोराइजेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग। हम कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किए बिना ही बस फैक्ट्स को मेमोराइज करने लगते हैं, और एग्जाम कभी भी आपके मेमोराइजेशन पावर को जानना नहीं चाहती, या आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी में इंटरेस्ट लगती है। तो आपको कंसेप्चुअली क्लियर रहना है, ना कि जस्ट फैक्ट्स को रखना। दूसरा, इग्नोरिंग एक्सेप्शन एंड फुटनोट्स। जैसे कि मैंने बताया कि यूपीएससी इस तरह के एक्सेप्शंस पे ज़्यादा फोकस करके क्वेश्चंस पूछती है, तो आपको भी इस एक्सेप्शन पे ध्यान रखना है, इसको हाईलाइट करके पढ़ना है। नेक्स्ट कम नॉट रिवाइजिंग पॉलिटी रेगुलरली। ये तो पॉलिटी के लिए ही नहीं, सभी सब्जेक्ट्स के लिए सही रहेगा कि आपको कंटिन्यूसली रिवाइज करना है ताकि ये सब्जेक्ट आपके माइंड में फ्रेश रहे। उसके बाद, नॉट प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपने ये प्रोवर्ब सुना होगा। आप जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी एलिमिनेशन पावर अच्छी होगी, आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी बढ़ेगी और आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आने लगेगा। इसलिए डेली या फिर रेगुलरली प्रैक्टिस करना नेसेसरी है। ये जो लास्ट वाली मिस्टेक है, ये पर्टिकुलरली फॉर दोज हु आर बिगिनर्स। हम क्या करते हैं, पढ़ते समय डिफरेंशिएट नहीं करते कि भाई कौन सा मेंस वाला कंटेंट है और कौन सा प्रीलिम्स वाला कंटेंट है। हमें जब प्रीलिम्स पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स वाले कंटेंट को पढ़ना है, किसी चीज का प्रोज कॉन्स कॉन्सिक्वेंसेस इस पे मेंस के टाइम ध्यान देना है, नॉट नाउ, particularly for the beginners. So avoid these mistakes, you will see improvement in your score. Revision strategy, how to revise, most important. देखिए, आप जब फर्स्ट रीडिंग देंगे, दिस इज नॉट रिविजन बट रीडिंग, ये आपकी फर्स्ट रीडिंग होगी, उसके जस्ट 7 days बाद, आफ्टर 7 days यू शुड रिवाइज फर्स्ट रिविजन आफ्टर एटलीस्ट 7 days बाद। 7 days से ज़्यादा टाइम ना दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे रीड करते, इसके बाद अगर आप 7 days में फर्स्ट रिविजन देंगे ना, तो दिस विल स्ट्रेंथन योर मेमोरी। आपने जो कंसेप्ट यहाँ पढ़े हैं वो यहाँ और स्ट्रेंथ हो जाएगा, मतलब भूलने से पहले आप उसको रिटेंशन में डाल रहे हैं। सेकंड रिविजन आप दे सकते 30 days के बाद, 30 days के बाद, और द लास्ट रिविजन शुड बी जस्ट बिफोर प्रीलिम्स, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में जाए तो प्रीलिम्स जो कि पॉलिटी जो कि एक लो हैंगिंग फ्रूट है, उसका सारा कंटेंट आपके दिमाग में एकदम फ्रेश हो। कोई भी क्वेश्चंस जब आप देखें तो आपको एग्जाम हॉल में कोई कंफ्यूजन ना रहे। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज करंट अफेयर लिंकेज। पॉलिटी को कभी भी आइसोलेटेड वे में ना पढ़े, उसको करंट अफेयर के साथ लिंक करके पढ़े। हाउ टू लिंक द करंट अफेयर? जैसे केरला, तमिलनाडु और अभी कर्नाटक के भी गवर्नर के इश्यूज चल रहे हैं, they are not reading the speech in the state legislative assembly given by the cabinet but reading their own speeches or walking out from the assembly. तो ये गवर्नर का इशू चल रहा है, there is high probability of question being framed on the governor. तो आप बुक में जाइए, वहां से गवर्नर के पावर्स, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, उसका स्टेटस, अपॉइंटमेंट प्रोसेस, इसको पढ़िए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स। मैंने आपको बताया था राइट टू प्राइवेसी पे यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट टाइम, उसके बाद वो बार बार पूछा गया है, पर फर्स्ट टाइम 2018 में, क्योंकि 2017 में जजमेंट आया था पुट्टा स्वामी जजमेंट। तो अगर कोई ऐसे जजमेंट्स आए तो उसमें यूपीएससी इंटरेस्टेड रहती है क्वेश्चन पूछने में। इलेक्शन कमीशन इश्यूज अभी सर चल रहा है, तो हो सकता है कि यूपीएससी इलेक्शन कमीशन पे भी क्वेश्चन पूछ ले। स्पीकर्स की पावर्स कंसिस्टेंटली न्यूज में है, डिपिक्शन, एंटी डिपिक्शन, स्पीकर का अनबायस या बायस अप्रोच की वजह से इशू न्यूज में चलता रहता है। तो आपको न्यूज पढ़ी, उसके बाद स्टैटिक खोल के देखना है स्पीकर की पावर्स क्या है, उसकी स्टेटस क्या है, और इस तरह से करने पर को स्टैटिक से लिंक करके पढ़ना है। अगर लास्ट 30 days की स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करें,
तो लास्ट 30 डेज में पॉलिटी के लिए कुछ भी नया ना पड़े। जस्ट लक्ष्मीकांत को रिवाइज कीजिए, PYQ को रिवाइज कीजिए और MCQs को प्रैक्टिस कीजिए। एंड उसके साथ साथ अगर आपके शॉर्ट नोट्स है तो उसको रिवाइज कीजिए थरोली। दिस विल सफिश एंड अल्टीमेटली आई वुड से ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। इफ यू वर्क हार्ड दिस विल बी एन ईजी जर्नी फॉर यू। एक्चुअली अगर आप पॉलिटी के बारे में बात करें तो पॉलिटी में यूपीएससी आपसे ये नहीं जानना चाहता कि आपने कितने ज़्यादा बुक्स पढ़े हैं, कितना ज़्यादा पॉलिटी के बारे में पढ़ा है, बल्कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है या नहीं। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। अगर आपका पॉलिटी सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो आई विल इंश्योर यू दैट प्रीलिम्स बिकम्स मच इजियर फॉर यू। So with this, I would like to end this session here. And ultimately, if you like this video, please like, share, and subscribe. It gives immense confidence levels to me as well. And thank you. See you soon.